नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, क्या बड़ी खबर रही है, उसको लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज चुनाव पर हमारे पास बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो खींचतान चली हुई है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची से आज बातचीत की गई हिमाचल दस्तक द्वारा। उसमें क्या उन्होंने कहा वो आपको बताएंगे। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बद्दी गए थे और बद्दी को जो है वो आज करोड़ों की सौगात उन्होंने दी है। सीएम सुक्खू 2 दिन जो है वो शिमला में नहीं होंगे। कहां वो जा रहे हैं, कौन से कार्यक्रम में, आपको वो बताएंगे। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं, कोर्ट की खबरें हैं, एक हायर ग्रेड पे की खबर है और मौसम तक हर खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सके। पहली खबर, राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची से आज हिमाचल दस्तक ने बातचीत की है और उन्होंने जो बड़ी बात कही आपको वो बताएंगे। पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीसीज को जो नोटिस भेजे गए हैं उनके रिप्लाई आ गए हैं, ये खाची ने कहा है। उनसे यह पूछा गया था कि बैलेट पेपर जब तैयार है किन कारणों से उन्होंने सामान शिमला से नहीं उठाया, ये पूछा गया। कुछ जिलों से गाड़ियां भी आ गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी है लेकिन गाड़ियां वापस भेज दी गई, ये दावा किया उन्होंने। जवाब अब कुछ जिलाधीशों से यह मिला है कि राज्य सरकार के आदेश थे। खाची ने कहा कि 15 तारीख को हमने सरकार के सभी अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया था, बड़े अधिकारियों को, जिनमें चीफ सेक्रेटरी शामिल थे, एसीएस होम थे, डीजीपी थे, सचिव पंचायती राज थे, उन सबको बैठक के लिए बुलाया गया था। और उसमें हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर चुनाव करवाने में कोई मुश्किल है तो हमें बताया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बैठक में कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। निचले स्तर के जो अधिकारी है वही इसमें आए थे। हम तो अभी भी सरकार से सहयोग का ही अनुरोध करेंगे, उन्होंने ये कहा। खाची ने कहा कि इलेक्शन राज्य चुनाव आयोग और सरकार के सहयोग से ही हो सकते हैं। दोनों का सहयोग परस्पर बेहद जरूरी है। अगर परिस्थितियां खराब हैं तो हमें बताया जाता समय पर। खाची ने कहा कि वोटर लिस्ट फाइनल है, बस जिला निर्वाचन अधिकारी अगर चाहे तो 2 मिनट में साइन करके इसको पब्लिश कर सकते हैं। खाची ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए पूरे तैयार हैं, बस हमारा जो सामान शिमला में है, यानी जो बैलेट पेपर हैं वो जिलाओं में पहुंच जाएं, ये वो चाहते हैं जल्द से जल्द। 3 करोड़ बैलेट पेपर हैं जो शिमला में हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी इनको अपने जिलों में अभी तक नहीं ले गए हैं और उसमें अभी देरी हुई है। उसकी वजह हमने बता दी है कि सरकार के आदेश थे, खाची ने कहा है, दावा किया उन्होंने। और आपको बता दें 21 दिसंबर को जो पंचायत चुनाव वाला जो मामला है, इसी को लेकर के हाईकोर्ट में जो पीआईएल गई है उसकी जो सुनवाई है 21 तारीख तक का टाइम दिया गया है। 22 तारीख को जो है वो फिर से सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट में ये सरकार ने आश्वस्त किया है कि हम चुनाव प्रक्रिया समय पर ही पूरी कर लेंगे। तो 22 को अगर 21 तक नहीं होती तो 22 को फिर से इसी मामले पर जो है वो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और जियालाल भारद्वाज डबल बेंच की खंडपीठ में ये जो सुनवाई है वो होगी। तो खबर इसमें इतनी है कि एक तो हो गया कि जो जिलाधीश हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, जब वो कुछ उनको, खाची ने कहा कि जब गाड़ियां आ गई थी, कुछ गाड़ियां भेज दी गई थी तो वापसी क्यों गए। और उसमें जो रिप्लाई आया है, हमने पीछे का आपको हिमाचल दस्तक ने एक्सक्लूसिव खबर बताई थी और खबर ये थी कि जो है वो अभी तक जो बैलेट पेपर हैं जो शिमला में कहीं ना कहीं छप गए हैं, बन गए हैं, यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस से उठाने हैं। तो गाड़ियां जब आ गई थी फिर उसके बाद आधे रास्ते से कुछ गाड़ियां वापसी हुई, खाची ने दावा किया है। तो ये जो सामान है जब तक ये नहीं जाएगा तब तक चुनाव ऐसे भी नहीं होने हैं। और आपको बता दें रोस्टर भी जारी अभी नहीं हुआ है। तो रोस्टर सरकार को चुनाव समय पर करवाने हैं तो रोस्टर इसी माह सरकार को जारी करना पड़ेगा। और जो कोर्ट के ही आदेश हैं कि 3 महीने पहले कम से कम जो है वो चुनावी रोस्टर, चाहे वो 2011 की जनगणना के हिसाब से लगाना है और जो अभी लग रहा है कि 2011 की जो जनगणना है 2011 की, उसके हिसाब से लग सकता है रोस्टर। लेकिन बात वही है कि कह सकते हैं आप आरक्षण रोस्टर वो अभी नहीं लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि जो आज खाची ने कहा है कि जो डीसीज के रिप्लाई आया, बड़ी बात है कि जो डीसीज के रिप्लाई आए हैं उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि सरकार ने कहा है कि अभी जो है वो रुक जाएं। और सीएम का भी आज शिमला में एक बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि चुनाव हम समय पर करवाएंगे, ये पिछले कल भी कहा है सीएम ने, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी ये कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हमने अभी और जो है वो कह सकते हैं यहाँ पर राहत जो राशि है वो पहुंचानी है, ये सीएम ने कहा है। तो बात इतनी सी है जी। 21 तारीख तक जो एडवोकेट जनरल हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार प्रक्रिया शुरू कर देगी। अगर तब तक शुरू नहीं होती है तो 22 तारीख को मामला लगना है दिसंबर में, ये फिर से एक बार हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट इसमें बड़ा आदेश दे सकता है, उस दिन सुनवाई होगी। और 21 तक जब कहा था क्यों नहीं हुई ये जवाब पूछेगा हाईकोर्ट, ये भविष्य के गर्भ में है।
लेकिन बात वही है कि जो चुनाव हैं इसको लेकर के अगर 21 तारीख तक कुछ नहीं होता है तो फिर हाईकोर्ट भी इस पर जो है वो कुछ ना कुछ कर सकता है। बाकी सरकार की ये मंशा है कि सरकार चाह रही है कि सारे जो रोड हैं वो खुल जाएं, ये सीएम के बोल हैं। और जो पंचायती राज मंत्री है अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने भी कहा था कि हम समय पर करवाएंगे, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता हर गांव के रोड खोलने और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके मकान बनाने के लिए जो राहत राशि है वो, और जो उनका सब कुछ तबाह हो गया है उनके लिए जो सामग्री है, जो कह सकते हैं आप, उसके लिए पैसा है वो देना है सरकार ने। तो ये पूरी चीजें हैं। लेकिन सीएम ने ये भी कहा है कि जो पीछे अभी एक नोटिफिकेशन हुई राज्य चुनाव आयुक्त की तरफ से, खाची जी की तरफ से, जो अनिल कुमार खाची है उनकी तरफ से हुई है, उसका भी अध्ययन कर रहे हैं कि क्या इसका जो है वो अब हो सकता है। प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है और एक चीज ये भी है, डिजास्टर एक्ट लागू है तो इस चक्कर में आप देखिए जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा आप जिक्र कर लीजिए, उत्तराखंड का जिक्र कर लीजिए, वहां पर हुआ है ऐसा एक बार कि चुनाव जो है वो थोड़े आगे खिसके हैं। लेकिन यहां पर भी अब देखना पड़ेगा कि आगे चुनाव जाते हैं नहीं जाते हैं। लेकिन अनिल कुमार खाची का जो इंटरव्यू है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज हमने किया है, ठीक 7 बजे आप जुड़े हैं हमारे साथ हिमाचल दस्तक पर, आप उनका इंटरव्यू देखिए, उन्होंने क्या बड़ी बातें कही है वो आप उस इंटरव्यू में देख सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने एक कही थी वो हमने आपको बता दी है, और पूरा जो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 7 बजे देखें आप उसको। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र के विकास में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी निर्णयों ने भारत को मजबूत आधार प्रदान कर सशक्त बनाया। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर बाद सोलन जिला के बद्दी गए और यहां उन्होंने 383 करोड़ रुपए की 12 विकासात्मक परियोजनाओं के जो है वो लोकार्पण और शिलान्यास किए। बद्दी के लिए बड़ा दिन था। उन्होंने 86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बद्दी साई रामशहर सड़क, दून क्षेत्र में 15.78 करोड़ रुपए की लागत के ट्यूबवेल, 10.64 करोड़ रुपए से निर्मित नागरिक अस्पताल बद्दी और 3.15 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोटीवाला के नवनिर्मित जो भवन है उसका उद्घाटन किया। उन्होंने शिक्षा खंड बद्दी में हरिपुर, संडोली, सूरज, माजरा, लबाना और चक्का में नवनिर्मित जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है उनका लोकार्पण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आज 73.21 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो विश्वसनीय जो विद्युत आपूर्ति योजना है बद्दी की, और इसके अलावा 63.73 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाली बद्दी शीतलहर जगातखाना सड़क, 40 करोड़ रुपए की से के जो है वो आईएसबीटी बद्दी, 37.67 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मिनी सचिवालय का जो भवन है बद्दी वाला। इसके अलावा जो छोटे मोटे वहां बद्दी के छूटे हुए जो क्षेत्र है वहां पर 37.10 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज योजना और कल्याणपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला भी रखी। इस दौरान सीएम सुक्खू ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोटीवाला का लोकार्पण भी किया और जो सिविल अस्पताल बद्दी है उसके भवन का निरीक्षण भी किया। सीएम सुक्खू अगले 2 दिन शिमला में नहीं है। कल सीएम कुल्लू होंगे, परसों बिलासपुर होंगे। कुल्लू और बिलासपुर दौरे पर रहेंगे 2 दिन सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल कुल्लू प्रवास पर रहेंगे। सीएम का रात्रि ठहराव कल मनाली में होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और आपदा से प्रभावित हुए परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी टूर प्रोग्राम के हिसाब से सीएम सुबह 9 बजे अन्नाडेल हेलीपैड से उड़ान भरेंगे और सुबह 9:30 बजे मनाली 7 से हेलीपैड पहुंच जाएंगे। यहां से सीएम सड़क मार्ग के जरिए पतली कुहल जाएंगे और यहां पर जो नेशनल लेवल पे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी है अधिकारियों की, उसका शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सीएम यहां से दोपहर 12 बजे सड़क मार्ग के जरिए लगवैली जाएंगे और सीएम यहां पर आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सीएम दोपहर 1:30 बजे कल भुंतर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे जहां पर उनका लंच होगा। सीएम यहां से फिर दोपहर 2:15 बजे बंजार जाएंगे। सीएम बंजार में जो है वो जो जहां पर आग लगी कुछ दिनों पहले ही, वहां पर जो बेघर हुए परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे। सीएम आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे और 5 बजे के लगभग मनाली जो सर्किट हाउस है वहां पर सीएम पहुंचेंगे और रात्रि ठहराव सीएम का मनाली में है कल। तो 21 नवंबर का जो शेड्यूल है वो भी आ गया है। 21 तारीख को यानी परसों सीएम बिलासपुर दौरे पर रहेंगे और सीएम बिलासपुर में जल तरंग जोश महोत्सव 2025 गोविंद सागर लेक में जो होना जा रहा है उसका फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके बाद सीएम लुहणु ग्राउंड में विभिन्न जो परियोजनाएं हैं उनके उद्घाटन और जो शिलान्यास हैं वो करेंगे और शाम 4 बजे सीएम का वापसी शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। तो अगले 2 दिन सीएम शिमला में नहीं है। परसों शिमला आएंगे सीएम, लेकिन शाम के समय आएंगे जी।
इसके अलावा राज्य विद्युत बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्र की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सामने आ गई है और इसके तहत बिजली बोर्ड में 10वीं और जो ITI है न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो तय की गई है। इसके साथ ही इसका जो टेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से लिया जाएगा और राज्य सरकार ने इस नीति के तहत इन्हें भर्ती करने की पहली घोषणा की थी। इसके बाद राज्य सरकार विद्युत नियामक आयोग से इन पदों को भरने की मंजूरी बोर्ड को पिछले सप्ताह मिल गई थी और बोर्ड प्रबंधन ने इन पदों को भरने की मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया। भले ही ये भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से हो रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी निजी एजेंसी के माध्यम से नहीं बल्कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से ही जो है वो नियुक्ति की जा रही है। बिजली बोर्ड को विद्युत नियामक आयोग से मिली मंजूरी में 2 ही शर्तें लगाई गई है। आयोग ने आउटसोर्स पर भी इन पदों पर नियुक्ति सरकारी एजेंसी के माध्यम से ही करने को कहा है और राज्य बिजली बोर्ड को अपने रखरखाव की लागत को भी पूरा जो लागत है उसके हिसाब से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र रखे जाने हैं। बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। मासिक सैलरी 10,000 रुपये होगी जी। और जो हमने बता दिया आपको 10वीं और ITI का जो एक कोर्स है वो होना बेहद जरूरी है। और फील्ड में जो कर्मचारियों की कमी थी, बिजली बोर्ड में जो फील्ड कर्मचारियों की लगातार कमी आ रही थी वो अब दूर होगी और ऐसे में जो है वो जो बिजली कर्मचारी है अभी जो बहुत सारा उन पर प्रेशर रहता है, लेकिन अब जब ये भर्ती हो जाएगी तो फिर ये जो है वो आसानी हो जाएगी जी। तो काफ़ी लंबे समय से पद खाली चले हुए थे, अब इनको बहुत जल्दी भरा जाएगा। तो खबर ये थी और आपको हमने सारी जो खबर है वो आपको हमने बता दी है। तो बिजली बोर्ड बिजली में जो कर्मचारी हैं जो बिजली मित्र बनाते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, कुछ समय बाद ये होने वाला है। इसके अलावा सरकार के 3 साल के जश्न पर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में आपदा के दौरान विपक्षी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जश्न को असंवेदनशीलता बता रही है और समारोह को स्थगित करने की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ बिंदल भी मौजूद रहे। राजीव बिंदल ये प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के। उन्होंने कहा कि कई परिवार अभी आपदा के घावों से उभर भी नहीं पाए हैं। ऐसे वक्त पर सरकार जश्न मना रही है। सरकार को पहले पुनर्वास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि समारोह पर। जयराम ने कहा कि प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है और पीछे देखा किस प्रकार नुकसान हुआ। राज्य में अभी भी डिजास्टर एक्ट लागू है। इसी एक्ट की आड़ में सरकार पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनको टालने की कोशिश कर रही है, लेकिन 3 साल के जश्न के बिना सरकार नहीं रह पा रही है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी भी लज्जा अगर सरकार को है तो जश्न का जो कार्यक्रम है उसको वापस लें इसका फैसला। जयराम ने कहा कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही समय पर। आरोप लगाया उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार, उल्टा हजारों की संख्या में जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये उन्होंने आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 3 साल में सरकार की एक भी ऐसी योजना नहीं जो जनता की जुबान पर हो। उल्टा हिम केयर योजना, सहारा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन जो योजना है उनका जो पैसा है वो सरकार ने बंद किया है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। ऐसे में जश्न किस बात का है, ये जयराम ठाकुर ने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी भी लज्जा बची है तो जश्न मनाने का जो फैसला है वो सरकार वापस लें। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बहाने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तंज कसा है। जयराम ने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी बुलेरो गाड़ी में फिट हो गई है, अब हिमाचल में कोशिश करेंगे कि कांग्रेस विधायक दल ऑल्टो में फिट हो जाए। जयराम ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रिय गाड़ी ऑल्टो है, इसलिए कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का जो पूरा विधायक दल है उसको हम ऑल्टो गाड़ी में ही जो है वो आ जाए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार की 3 साल की नाकामियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी 4 दिसंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में बड़ा प्रदर्शन करेंगी। बिंदल ने कहा कि यह सरकार यदि चुनाव टालने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करेगी तो भाजपा इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावों में हार के डर से चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। उधर विधानसभा के विंटर सेशन से पहले विपक्ष ने पूरी जो कमर है वो कस ली है और 26 दिसंबर से धर्मशाला के तपोवन में जो सत्र होना है उसके लिए जो भाजपा है वो हर मोर्चे पर जो है वो कांग्रेस को घेरने की रणनीति बना रही है पार्टी। इस सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में अभी कुछ देर पहले ही शिमला में विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। इसमें सभी भाजपा के विधायक उपस्थित हैं और बीजेपी विधानसभा में आपदा प्रबंधन, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सड़क और वित्तीय संकटों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। इसी को लेकर के विधायक दल की जो बैठक है वो शिमला में अभी कुछ देर पहले शुरू हुई है। इसके अलावा प्रदेश के लाखों पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की चेतावनी दे दी है, घोषणा भी कर दी है। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने बताया कि शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान 28 नवंबर को धर्मशाला के तपोवन रोड स्थित जोरावर स्टेडियम में सरकार का जो है घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेश के 17 संगठन भाग लेंगे, जिसका नेतृत्व संयुक्त संघर्ष समिति करेगी। समिति के सदस्यों का कहना है कि इसमें DA और जो मेडिकल बिल हैं उनका भुगतान नहीं हुआ है उसका मामला उठाया जाएगा और भी बहुत
बहुत सारे मसले हैं। इसके साथ ही छठे वेतन को लेकर भी अपनी मांगों पर जोर दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है जी पेंशनरों ने। इसके अलावा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों की ओर से अभी तक 650 से जो अधिक प्रश्न हैं वो विधानसभा सचिवालय तक पहुंच चुके हैं। यह प्रश्न विभागों को जवाब के लिए भेजे जा रहे हैं। सभी प्रश्न ऑनलाइन मिले हैं। सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा जी, तपोवन में, और यह सत्र अब तक का सबसे लंबा सत्र होगा और जिसमें सत्ता पक्ष और जो विपक्षी दल हैं वो दोनों तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार अधिकांश प्रश्न आपदा प्रबंधन, राहत कार्य आदि से जुड़े हुए हैं। बीती बरसात प्राकृतिक आपदाओं ने प्रदेश में भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके चलते विधानसभा के जितने भी विधायक हैं उन्होंने अपने क्षेत्रीय मुद्दों को सवालों के माध्यम से उठाया है सदन में। खासकर भूस्खलन, भारी बारिश से हुए नुकसान, राहत पैकेज के वितरण और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत से जुड़े प्रश्नों की संख्या सबसे अधिक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त सड़क, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली आपूर्ति और खनन गतिविधियों से संबंधित जो प्रश्न है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने शून्य नामांकन या 5 से कम छात्रों वाले सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों को डिनोटिफाइड डाउनग्रेड करने के बाद इनके स्टाफ, रिकॉर्ड और जो बुनियादी ढांचे के प्रबंधन को लेकर विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर है शिक्षा विभाग की। शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देशों को निदेशक स्कूल शिक्षा और जिला के उपनिदेशकों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। यह दिशा निर्देश सरकार की ओर से 8 और 14 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचनाओं के अनुपालना में जारी किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि फर्नीचर, किताबें, खेल सामग्री सहित स्टॉक आइटम बड़े स्कूलों के हिस्से आएंगे। फर्नीचर, पुस्तकें, खेल सामग्री, वाद्य यंत्र जैसे स्टॉक की वस्तुओं को सबसे पहले उसी स्कूल में उपयोग किया जाएगा यदि आवश्यकता हो, जहां पर स्ट्रेंथ है। यदि वस्तुएं जरूरत से अधिक हो तो उन्हें उसी परिसर में आने वाले अधिक नामांकन वाले जो जरूरतमंद स्कूल हैं उसमें वितरित किया जाएगा। डिनोटिफाइड डाउनग्रेड स्कूलों में तैनात शिक्षकों को नजदीकी उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां नामांकन अधिक है और जहां पढ़ाई के लिए स्टाफ की आवश्यकता है। स्थानांतरण सरकारी अनुमोदन के बाद ही होंगे। जिन स्कूलों में स्टाफ भेजा जाएगा वहां पोस्ट की शिफ्टिंग के लिए अलग प्रस्ताव तैयार करना होगा। स्टाफ समायोजन के बाद संबंधित पद भी उच्च नामांकन वाले स्कूलों में ही स्थानांतरित किए जाएंगे। समान रूप से मल्टीटास्क वर्कर, वाटर कैरियर की जो सेवाएं हैं वो संबंधित स्कूल या उपनिदेशक के पास उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाई जाएगी। स्कूल रिकॉर्ड क्लस्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुरक्षित होगा। तो सरकार ने स्पष्ट मंशा कर दी है जी, जहां स्ट्रेंथ अच्छी है वहां पर चाहे वो फर्नीचर हो, स्कूली किताब हो, जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो हमने वहां भेजनी है। जहां पर डाउनग्रेड किए गए स्कूल, जहां बच्चे कम हैं, कोशिश वहां पर यह की जा रही है कि जहां पर देखिए हमने पीछे खबर बताई थी आपको, चाहे वो लेक्चरर्स हो, जहां पर 2 लेक्चरर्स भेजे गए हैं, जरूरत सिर्फ एक की है, तो वहां से एक जो लेक्चरर दूसरे स्कूल में जाएंगे। इसका डाटा जो खंगाला जा रहा है। तो सरकार की मंशा ये है कि जहां पर स्ट्रेंथ अच्छी है, 400 बच्चा जिस स्कूल में है वहां पर टीचर भी पूरे हो, फर्नीचर की कमी नहीं होनी चाहिए, वहां पर जो है वो कोई भी चीज की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की मंशा, इसी को लेकर जो दिशा निर्देश है वो दे दिए गए हैं। इसके अलावा एक अच्छी खबर है, ये जो महिलाएं हैं जो मातृत्व अवकाश के लिए अप्लाई करती है महिलाएं, और मिलता भी उनका हक भी है, लेकिन एक जो अनोखा फैसला हम कह सकते हैं अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला को मातृत्व अवकाश मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश। हाईकोर्ट ने जो एक महिला याचिकाकर्ता है उसके तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश देने का ऐतिहासिक फैसला दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 15, 21, 42 और 51 के अनुसरण में महिला की गरिमा से जोड़ते हुए यह फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को तीसरे बच्चे के जन्म के लिए उसकी ओर से किए गए आवेदन की तारीख से 12 हफ्ते की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश दिया जाए। कोर्ट ने कहा है, अदालत ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के आधार पर महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के लिए दायर मामलों का निर्णय करते समय एक सर्वोपरि जो कारक है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों का केवल निर्णय ही नहीं करना है बल्कि उन्हें भारत के संविधान में निहित जो महिलाओं के जो मौलिक अधिकार हैं उसके अनुसरण में भी देखना चाहिए। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 हालांकि एक महिला को उसके तीसरे जैविक बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति नहीं देता है, लेकिन 2017 में संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5 और 3 इसकी अनुमति देता है। तो इसी के लिए फैसला दिया फिर इसी जो ये धारा हमने बताई आपको। हालांकि तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि पहले 2 बच्चों के लिए प्रदान की गई जो अवधि है उससे थोड़ी कम है। दरअसल जो याचिकाकर्ता है वो विभाग में, शिक्षा विभाग में अपने तीसरे बच्चे के पैदा होने पर मातृत्व अवकाश के लिए उसने आवेदन किया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने तीसरे बच्चे के पैदा होने पर कोई प्रावधान होने का हवाला देते हुए नहीं है उसको खारिज कर दिया था।
जो महिला है ये कोर्ट गई तलाक के, हालांकि इसमें जो टर्निंग पॉइंट है, जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, जो याचिकाकर्ता है, जो लेडी है, इसका तलाक के बाद दूसरे पति से इसका जो पहला जैविक बच्चा है, तलाक दिया है इसने अपने पति को, और शादी से पहले जो 2 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें एक जो बच्चा वो गंभीर बीमारी का शिकार है, और याचिकाकर्ता ने एक ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह किया है जिसने अपनी पहली पत्नी और पहली शादी से हुए अपने इकलौते बच्चे को सड़क हादसे में खो दिया था। याचिकाकर्ता टीजीटी शिक्षक हैं और आयु 43 वर्ष है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों ने मजबूर किया है वो अपने दूसरे पति के इकलौते जैविक बच्चे को जन्म दे और उसका पालन पोषण करें, और अदालत में जो फैसला है ये अनुराधा बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में दिया गया है। तो यानी तीसरे बच्चे पर भी अब जो है वो मातृत्व अवकाश मिल सकता है जी। उसकी जो वजह है हमने बता दिया है कि जो लॉ है कर्मचारी वाला, उसके विपरीत एक और है 2017 वाला जिसमें संशोधन किया गया उसके अनुसार। इसके अलावा हाईकोर्ट ने वन भूमि पर लगाए अवैध बगीचों से निकाली गई सेब की फसल की नीलामी का रिकॉर्ड पेश करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की जो खंडपीठ है उसने कहा कि अपने आदेश में कहा है कि उन लोगों का ब्यौरा भी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए जिन्होंने बोली में भाग लिया है और जिनके पक्ष में फैसले की नीलामी की गई है। कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात मुख्य वन संरक्षक को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। कोर्ट ने वन विभाग को यह कार्य 22 नवंबर 2025 तक या उससे पहले पूरा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिका सी संख्या 202/1995 TN गोदावर्धन मुलापाद बनाम भारत संघ और अन्य में पारित जो दिनांक 15 मई 2025 के तहत दिए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे वन भूमि को अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराने के लिए उचित कदम उठाएं और उसे सचिव वन विभाग और राज्य के संबंधित अधिकारियों को सौंप दें। कोर्ट ने इस बारे में भी राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट अब तलब की है, जो हमने बता दिया आपको। पीछे एक मामला आया था जी, आपने देखा होगा कोटखाई का, और उसमें एक तो हो गया कि वो जो फसल है वो उसकी नीलामी होगी, तो नीलामी किसको हुई है, क्या कौन नीलामी में भाग लिया था, किसको गई वो फसल, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो मांगा है। बाकी एक जो फैसला है वो है कि जो अवैध कह सकते हैं बगीचे हैं, किसी की अवैध जो कह सकते हैं किसने कब्जा किया है, तो उस पर जो स्टेटस रिपोर्ट है वो पहले ही मांग ली गई है सरकार से कि अभी तक क्या सरकार ने किया है। इसके अलावा एक हायर ग्रेड पे को लेकर इसमें एक ऐसा संशोधित वेतनमान का एक मामला है। हाईकोर्ट ने अध्यापकों को अनुबंध काल का संशोधित वेतनमान जारी करने में भेदभाव बरतने को गैर कानूनी ठहराया है। कोर्ट की बड़ी खबर है। कोर्ट को बताया गया था कि शिक्षा निदेशक द्वारा समान स्थिति के शिक्षकों में कुछ शिक्षकों को संशोधित वेतनमान जारी करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं, जबकि कुछ मामलों में उनकी इस मांग को अस्वीकार किया जा रहा है। किसको मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की जो खंडपीठ है हाईकोर्ट में, उसमें मामला लगा हुआ था और शिक्षा निदेशक उन मामलों में निर्णय लेने में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं, जो कहा गया जज के द्वारा, जहां याचिकाकर्ता शिक्षक समान स्थिति में है, यानी शिक्षक समान स्थिति में है। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा विभाग में 2016 के बाद सैकड़ों शिक्षक अनुबंध पर नियुक्त किए गए थे। उस समय उन्हें उस समय के नियमित शिक्षकों के वेतनमान का जो न्यूनतम वेतनमान देने का जो करार है वो किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में एक आदेश जारी कर वर्ष 2016 से नियमित कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन की जो अधिसूचना है वो जारी की गई। सरकार ने 2016 के जो बाद नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को जब इस संशोधन का लाभ नहीं दिया तो उन्होंने हाईकोर्ट में जो याचिका है वो दायर की और संशोधित वेतनमान की जो है वो मांग की। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विभिन्न याचिकाओं को स्वीकारते हुए 2016 के बाद के अनुबंध कर्मचारियों के वेतनमान में भी संशोधन कर उन्हें बढ़े हुए वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान देने के अब आदेश जारी किए। कुछ फैसलों को विभिन्न विभागों ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी, परंतु खंडपीठ ने कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया। एकल पीठ के फैसले के आधार पर संशोधित वेतनमान की मांग करते हुए हजारों कर्मचारियों ने अपने अपने विभागों के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। शिक्षा विभाग ने जब शिक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया तो उन्हें हाईकोर्ट में याचिकाएं जो है डालनी पड़ी, दायर करनी पड़ी। हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक को प्रतिवेदनों पर हाईकोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी करने को अब कहा है। शिक्षा निदेशक ने अलग अलग मामलों में अलग अलग आदेश पारित किए हैं और कुछ मामलों में प्रतिवेदन खारिज कर दिए तो कुछ मामलों में संशोधित वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए और शर्त कुछ में शर्त भी लगाई गई। इसके अलावा लाभ जो दिए गए लाभ विभाग द्वारा खंडपीठ के समक्ष दायर अपील के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेंगे। जिन कर्मचारियों के प्रतिवेदन खारिज किए गए उन्हें फिर से कोर्ट में आना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा निदेशक पर भेदभाव व मनमर्जी करने के आरोप लगाए हैं और समान स्थिति वाले शिक्षकों के संबंध में निदेशक द्वारा पारित अलग
अलग अलग तरह के जो आदेश हैं उसको अदालत में चुनौती दी है और कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही निदेशक के आदेश को भेदभावपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है और नए सिरे से आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। यानी अगर एक ही पोस्ट पे आप अगर कुछ किसी को अलग सैलरी मिल रही है, किसी को और मिल रही है, तो संशोधित वेतनमान देने के अब आदेश कहीं ना कहीं देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब इसको जो पुराना आदेश है उनको कहीं ना कहीं खारिज ही कर दिया गया है। शिमला में एक हरियाणा की युवती ने दिल्ली के रहने वाले एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और पुलिस को दी शिकायत में युवती ने कहा कि उसका दिल्ली निवासी अक्षत से प्रेम संबंध था। दोनों 9 सितंबर 2025 से लेकर 9 नवंबर 2025 तक ढली में साथ रहे। युवती ने आरोप लगाया कि 21 सितंबर को युवक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और पीड़िता का कहना है कि अक्षत ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब अक्षत शादी से साफ इनकार कर रहा है। मामला ढली थाना में जो है वो दर्ज हो गया है और जो कार्रवाई है वो आगे जारी है। इसके अलावा मंडी में आज सुबह मंडी से धर्मपुर की ओर आ रही एक निजी बस बनेरेडी से आगे मलोन के पास पलट गई। बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई और गनीमत रही कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं आई है और हादसे के दौरान बस में 28 से 20 यात्री सवार थे। तो अच्छी बात यह थी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और दुखद बात यह कि सड़क हादसा हुआ है और जो नुकसान बस को तो नुकसान हुआ है। इसके अलावा शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के शांत रठो गांव में बीती रात एक 3 मंजिला मकान आवासीय जो इमारत है भीषण आग की चपेट में आ गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, अग्निकांड हुआ, उस समय इमारत में किराए पर रह रहे मजदूर भीतर मौजूद थे। जैसे उन्हें आग लगने की भनक लगी तो कामगारों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए मकान से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिसमें कोई जनहानि है, जो किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। बात कर ले मौसम की, तो प्रदेश में जो मौसम है वो अभी 2-4 दिन बिल्कुल साफ है। यानी अभी पूरे नवंबर माह की अगर बात करेंगे आप, तो जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उस अनुसार जो बारिश होती थी नवंबर में उससे बहुत कम बारिश हुई है अभी तक। यानी कह सकते हैं नाम मात्र बारिश हुई है, 70 से 80% के लगभग बारिश हुई नहीं है सामान्य से। तो ऐसे में जो बारिश नहीं हुई है, ऐसे में जो तापमान है उसमें भारी गिरावट हुई है। आगामी समय में जो ठंड है वो बढ़ेगी, ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और बारिश अभी 4-5 दिन अगले नहीं है। तो ये बारिश को लेकर अपडेट हमारे पास था। बाकी पंचायत चुनाव पर जो हमने खबर है आपको बता दी है जी, जो डीसीज को नोटिस भेजे गए थे जिला राज्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से, उसके रिप्लाई आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मना किया है अपने रिप्लाई में और अब जो डिसीजन है वो राज्य चुनाव आयुक्त ने लेना है कि क्या करना है इनको लेकर। अनिल कुमार खाची इस पर डिसीजन लेंगे और ऐसे में चुनाव जो आयुक्त हैं उनके पास पावर्स बहुत सारी रहती है। तो अब क्या वो आगे इस पर डिसीजन लेंगे वो तो उन्हीं का जो है विशेष अधिकार है। लेकिन ये जरूर है, आज राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने किया है 7 बजे, आप देखें उस इंटरव्यू को, उसमें सारी चीजें आपको पता लग जाएगी कि चुनाव कब होने, क्या स्थिति है। लेकिन एक बात जरूर है कि 21 दिसंबर से पहले अगर सरकार चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो 22 तारीख को फिर ये मामला हाईकोर्ट में लगा है। डबल बेंच का मामला है। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी गुरमीत सिंह सदावालिया और जो दूसरे हैं जज जेराल भारद्वाज, उनके खंडपीठ में मामला लगेगा। फिर उसमें सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट भी कोई बड़े आदेश दे सकता है। तो फिलहाल 7 बजे का बुलेटिन आप देखिए, 7 बजे जो है वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखेंगे आप अनिल कुमार खाची का, वो क्या कहते हैं पंचायत चुनाव को लेकर, उसमें आप उसको जरूर देखें। बाकी यही है कि चुनाव आयुक्त जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त जो है बिल्कुल तैयार हैं। 3 करोड़ बैलेट पेपर शिमला में है। जैसे ही डीसीज जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो बैलेट पेपर ले जाएंगे, उसके बाद फिर जो आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और उन्होंने कहा है कि सहयोग की अपील की है उन्होंने कि सहयोग ही मांग रहे हैं हम कि सरकार सहयोग दें। अगर कोई बड़ी वजह है तो वो भी बता दें हमें कि क्या वजह है जिससे चुनाव जो है वो आगे टाले जाएं। तो अभी इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे। बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।